नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स के करंट अफेयर सेशन में। और आज है 25 मई और 25 मई के जितने सारे करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं और देखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवन में क्या है, जीवन में एक निरंतरता सबकी होनी चाहिए ताकि एक अस्थायी रूप से किसी अचीवमेंट को हम प्राप्त करें। अगर डेली थोड़ी थोड़ी एफर्ट हम किसी चीज़ में लगाते हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंजिल की ओर हम बढ़ते जाते हैं। हम लोग पहुंचते हैं दिवस की ओर, महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए जाने वाले हैं, मई में मनाए गए हैं और मनाए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, विश्व हास्य दिवस और टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि देखिए, इस साल 180 देशों में भारत की प्रेस रैंकिंग क्या है, तो वो है 159। और इससे पहले यानी कि 2023 में कितनी थी, 161। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है 4 मई क्या मनाया जाता है, कोयला खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। और 5 मई को बुद्ध जयंती। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 मई को मनाया जाता है। 14 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय खगोल विज्ञान और HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो मैंने बताया था कि निरंतरता जरूरी है, तो निरंतर बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध का आपने सुना होगा, किस राज्य में स्थित है? तो ये उजानी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको देख लेते हैं कि ये स्थित पुणे महाराष्ट्र के सोलापुर में उजानी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित यह बांध मिट्टी से भरा और चिकनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। चर्चा में क्यों? क्योंकि बांध के बैक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चों सहित 6 लोग डूब गए। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और स्थापना कब हुई? 1977 से बनना शुरू हुआ और 1980 में ये बन के तैयार हुआ। इसकी माप क्या है? तो 63 मीटर ऊंचा है और 2534 मीटर लंबाई है और उत्पादन क्षमता 12 मेगावाट है। देखिए, यही एक समस्या वाली है। देखिए, जैसे कि ये बांध इस तरह की लंबाई में है, ठीक है, इस तरह की लंबाई में। यहाँ एक गांव है, इस गांव का ससुराल यहाँ है। तो ये लोग जाएंगे कैसे? ऐसे सड़क बनी हुई है, ऐसे घूम के। तो ऐसे घूम के जाने में इन लोगों को दूरी पड़ती थी 90 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर ये लोग इस बांध को क्रॉस कर जाते हैं किसी साधन के थ्रू, तो मात्र 4 किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा, तुरंत पहुंच जाएंगे आधा 1 घंटा में। तो यही इसके मौत का 6 लोगों के नाव पलटने से मौत का कारण बना। तो ये लोग अपना बाइक से यहाँ तक बांध तक पहुंचे और उसके बाद बाइक में सवार हुए। कुल 7 लोग, एक परिवार के 4 लोग और बाकी एक नाविक और 2 और लोग सवार हुए। ठीक था। उसके बाद मौसम थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ठीक है, छोटी सी रास्ता है तो सोचा इन लोगों के पार हो जाएंगे तुरंत। लेकिन बीच में आते आते बारिश होने लगी, हवाएं तेज चलने से पानी का उथल पुथल ज़्यादा होने लगा, लहर टाइप का आने लगा। तो उससे क्या हुआ, नाव डगमगाने लगे, डगमगाते छोटी सी नाव पलट गई। तो
पलट गए। देखिए रेशियो ऑफ स्विमिंग हम लोग देख लेते हैं कि तैरने की कला काफ़ी कम लोगों को आती है, क्योंकि जो नदियों के किनारे जिनको मौका मिला वो जानते हैं, लेकिन तैरना एक बहुत महत्वपूर्ण कला। तो उसमें से एक जो थे जिनका परिवार था तो वो एसआई थे, तो एसआई दरोगा थे और उनको तैरना आता था। वो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाए, वो अपने सामने डूबते देखते रह गए और खुद 6 लोग डूब गए और खुद बाहर निकले तैरकर और लोगों को बताया तो फिर ऑपरेशन चला, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका, 6 लोग उसमें डूब के मर गए। तो ये रहा उजानी बांध की कहानी, महाराष्ट्र के पुणे के सोलापुर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस है, लोग जाते हैं पर्यटन करने। तो ये कब आयोजित हुआ? ये हुआ 20-21 मई 2024 को। और पदक कितने मिले? 1 स्वर्ण और 2 रजत, यानी कुल 3 पदक मिले। और कुल देश जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो 16 देशों ने हिस्सा लिया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है, तो ये स्पेन बना है। ये देख लेते हैं स्पेन, ये इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कब वेब 3.0 प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये भारत ने किया है। और भारत ने हाल ही में वेब 3.0 प्रणाली को विश्वविद्यालयों के लिए लॉन्च किया। इसके उद्देश्य सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को एक्सेस करना है स्टूडेंट्स को। देखिए सबको एक तरह से एक्सेस दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखिए कागज की डिमांड कम होगी, तो हमारे पेड़ पौधे अधिक सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं तो एक ही फ़ोन या टैबलेट के थ्रू आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इस्तेमाल करना और ऑनलाइन पठन सामग्री को एकत्र कर पाना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव में भारत के रुपए सेवा को लॉन्च करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों की निर्भरता करने के लिए, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए, भारतीय पर्यटकों को आकर्षित और पर्यटन आय को बढ़ाने के लिए। तो सबसे जो है उपयुक्त इसका आंसर वो है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते बने हैं, और इनके राष्ट्रपति बनते ही चीन इतना भड़का हुआ है, ये हैं लाई चिंगते, कि उन्होंने बाकायदा पूरा सैन्य मॉक ड्रिल कर दिया। तो आगे इसको भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ताइवान का आधिकारिक नाम क्या है? रिपब्लिक चाइना। और राष्ट्रपति त्यांग इंग हुएंग, और नवनिर्वाचित जो अभी लाइचिंग थे, अभी जो आपने फोटो देखा, मुद्रा कौन है? न्यू ताइवान डॉलर है, और जनसंख्या कितनी है? 29 मिलियन, यानी 2.9 करोड़। और हाल ही में दंडित करने के उद्देश्य से चीन ने किस पड़ोसी देश को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया? मैंने कहा ना आपको, ये ताइवान को घेर के सैन्य अभ्यास इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए वहाँ क्या थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक और कोई पार्टी थी जिनका नेतृत्व करते थे वो ताइवान में रह गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चीन के बड़े भूभाग पे उनका कब्जा हो गया और ये ताइवान छोटू सा रह गया। तो ये लोग अपना जीते हैं, लेकिन कहते हैं ना जिसको ज़्यादा पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो इन्होंने अब डोमिनेट करना शुरू किया है कि आप मेरी टेरिटरी हो, आप मेरे में मिल जाओ, मैं भी आपका इस्तेमाल करूँगा। तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो है चिप, आईसी चिप का बहुत बड़ा निर्माता ये ताइवान है। और ताइवान और चीन के क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा, जब बीच में क्राइसिस हुआ था तो कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स के दाम बढ़ गए थे और सब चीज़ की किल्लत होने लगी थी। तो यही इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी ये पहल किया है कि आईसी चिप का वो फैक्ट्री डालेंगे, और हमारे देश में भी डल रही है, गुजरात में इसकी फैक्ट्री।
तो ये ताइवान में हुआ। आगे देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर पॉल पॉर्कमैन का निधन हो गया और उन्होंने किस वायरस की पहचान करने और वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो ये रूबेला वैक्सीन को पहचानने में काफ़ी भूमिका निभाई थी, उसके बाद उसका वैक्सीन भी बनाया था। तो ये है डॉक्टर पॉल पॉर्कमैन। तो शुरुआती इसका जो बीमारी का हुआ यूरोप जर्मनी में 1960 में हुआ था और 1964 और 65 में रूबेला एक महामारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। आपने जैसे चेचक का नाम सुना होगा, चेचक तो काफ़ी भयानक बीमारी थी और उसमें चेचक फैलने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले हम रूबेला को देख लेते हैं कि रूबेला में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसके कारण एक साथ 11,000 महिलाओं को गर्भपात होता है। छोटे बच्चों को काफ़ी भयानक तरीके से होता था और इस वायरस की पहचान 1960 में पॉर्कमैन और उनकी टीम ने की। देखिए 1938 में ही इनकी पहचान कर ली गई थी, लेकिन जब पॉर्कमैन ने इन पर ध्यान दिया तो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोगों को जानकारी हुई इसके बारे में। और उसके बाद 1966 में डॉक्टर पॉर्कमैन और उनके सहयोगियों ने रूबेला की रोकथाम के लिए उनका टीका की घोषणा कर दी और टीका बनाया और उसको कंट्रोल किया जा सका। तो ये नाम था डॉक्टर पॉल पॉर्कमैन का। देखिए चेचक की बात हम लोग कर रहे थे, तो देखिए चेचक फैलने का कारण था, पहले हम लोग पौराणिक मान्यता मानते थे कि जब चेचक आया तो उनको माता आया है, हाँ माता आया, तो माता आया तो उसके बाद उसको घेर के गीत गाना गाया जाता था। उसके बाद जो रोगी होते थे उनके मुंह में चावल या कोई खाद्य पदार्थ दिया जाता था, उसके बाद जो उनके मुंह से निकलता था उसको सब लोग प्रसाद के रूप में खाते थे। तो ये एक संक्रमण फैलने का जरिया था जिसके कारण, चेचक के कारण गांव के गांव साफ हो जाते थे। कारण यही, और कोई कारण नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता दी है? तो ये कौन सा देश है? स्पेन। 3 देशों ने फिलिस्तीन को नए देश के रूप में मान्यता दी। आपने सुना होगा कि आए दिन अभी समाचार में आया था कि यूएन का जो सुरक्षा काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया था कि फिलिस्तीन को अस्थाई मेंबर बना दिया जाए सुरक्षा काउंसिल का। तो सुरक्षा में 5 ही देश हैं अभी, लेकिन सभी देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन यूएस ने इस पर वीटो लगा दिया। तो वीटो लगा दिया, ठीक है वीटो लगा दिया, तो आगे लड़ाई लड़नी है तो दूसरे तरीके से लड़ेंगे। उसके 1 महीने बाद यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता के लिए प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव में लगभग सभी देशों ने इनको वोट किया और ये यूएन की सदस्यता हासिल कर चुके हैं और अगले महीने इसकी चेयर यूएन में लग जाएगी और अपना यूएन में बात उठा सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में तो खैर नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में वो बाद की बात है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कांस रेड कार्पेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट करने वाली कौन डायरेक्टर बनी? तो ये उर्मिला बरुआ बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रहे हैं? तो ये फ्रांस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो इसके बारे में आप लोग पहले ही पता कर सकते हैं कि पाकिस्तान है, क्योंकि किसके पास नहीं हो सकता ऑक्सीजन, समझ सकते हैं आप। हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया है? तो ये है डॉक्टर विक्रमादित्य चौधरी को नियुक्त किया है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसीएल ने भारत के पहले प्रीमियर फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की? तो ये श्रीलंका को निर्यात की। पहली खेप अपना फिल्टर करके ऑयल भेजा। तो हम लोग पिछले दिनों पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में देख सकते हैं कि IIT दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 कहाँ शुरू करेगा? तो ये अबू धाबी में शुरू करेगा। हाल ही में ONDC महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है।
हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में टॉपर पे कौन आ गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए हैं। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कंवर झील अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कौन करेगा? ब्राजील करेगा। हाल ही में अमेरिका ने ऑटोनमस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण किया है। हाल ही में संजीव जैन विप्रो कंपनी के कौन बने हैं? सीईओ बने हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बन गया। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग योजना बनाई है। किस देश के 29 वर्षीय जुराया टेक बी को मानसिक पीड़ा के आधार पर इच्छा मृत्यु दी गई है? अगला पॉइंट, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। देखिए इसमें काफी सारे एंगल से सामने आ रहे हैं कि इजराइल ने लेजर बीम से मार दिया या फिर उसके परिवार वालों ने ही उसकी हत्या कर दी। चाहे देखिए बहुत सारे, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं आ रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हत्या हुई है या फिर एक महज दुर्घटना था। आगे देखते हैं, हाल ही में आंद्रेज प्लेनविक को क्रोएशिया में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्रोएशिया की बात करें तो अभी हम लोग को रिसेंटली एक बात सुनने में आई, क्रोएशिया में एक झड़प हुई और झड़प हुई है वहाँ भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो भी लोग रह के वहाँ कमाई करते हैं या मजदूरी करते हैं या स्टूडेंट्स रह के पढ़ाई करते हैं, सबके साथ मारपीट हुई है। मारपीट इसलिए हुई है कि आप मेरा देश छोड़ दीजिए, आप आते हैं कमाई करके ले जाते हैं, हम लोग का हक मार रहे हैं। तो इसलिए चाहे इसमें राजनीतिक साजिश हो, चाहे जिस तरह की भी साजिश हो, लेकिन इस तरह की झड़प हुई है और काफी टेंस माहौल है। जो लोग यूक्रेन में पढ़ाई करते थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स, और वो छोड़ के किसी अन्य, देखिए भारत में कोई ऐसी व्यवस्था तो की नहीं गई, तो अलग अलग देशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वहां भी उनके साथ वही हो रहा है। जो यूक्रेन में देखे तो वॉर की स्थिति हो गई, तो वहां तो छोड़ना पड़ेगा ही। तो इस तरह की बातें हुई है क्रोएशिया में। तो आज का सेशन यहीं तक था और मिलते हैं किसी कल के नए सेशन में। और काफ़ी सारे सेशंस आज अपलोड होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें हमारे चैनल को। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसका प्रॉपर जवाब दे सकूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।